press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। अयोध्या में इतिहास रचा गया। वैसे तो अयोध्या खुद ही ऐतिहासिक है, लेकिन कोरोना की करामात से पितामह आडवाणी समेत अधिकतर हस्तिनापुरवासी अयोध्या जाने से वंचित रह गए। अयोध्या जाने से रह गए तमाम आम व खास में हस्तिनापुर के अधिपति धृतराष्ट्र और उनके बाल सखा संजय भी थे। वही संजय जिनकी आंखों में कैमरा और दिमाग में ओबी वैन फिट है, वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं। संकट को देखते हुए तय हुआ कि आडवाणी, जोशी और धृतराष्ट्र समेत हस्तिनापुर में छूट गए तमाम लोगों को अयोध्या का आंखों देखा हाल संजय सुनाएंगे। ऐसा उनकी महाभारत युद्ध के दिनों में दिखाई गई भूमिका के मद्देनजर तय किया गया। और संजय, जम्बू द्वीप के अयोध्या क्षेत्र में क्या चल रहा है? जांग पर हाथ फिराकर धृतराष्ट्र ने पूछा। महाराज की बात सुनकर संजय थोड़ा सकुचाए। सभा में आडवाणी, जोशी की मौजूदगी और हस्तिनापुर नरेश के प्रोटोकॉल के चलते संजय का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ था। हिम्मत बटोर कर बोले, महाराज, उत्तर प्रदेश रियासत के नरपति आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि 500 वर्षों का संघर्ष आज रंग लाया। सैकड़ों लोगों का बलिदान देकर आज यह दिन देखने को मिला है। राम मंदिर बन जाने के बाद राम राज्य भारत में उतर जाएगा। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। संजय की बात सुनकर आडवाणी जी के मुखमंडल पर संतोष के भाव जगे, लेकिन जोशी जी के माथे पर तनाव तारी था। इन दोनों के बीच बैठे धृतराष्ट्र अचानक से उछल पड़े। उन्होंने आडवाणी जी की तरफ प्रश्नवाचक मुद्रा उठाई। उनके भाव से जो सवाल टपका वह यूं था कि 2014 से अब तक जम्बूद्वीप में रामराज्य का प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। आडवाणी जी किसी कुशल राजनेता की तरह इस अनपूछे सवाल को ताड़ गए और बोले, जहां तक मुझे स्मरण आता है महाराज, हमने रामराज्य देने का वादा राम मंदिर बन जाने के बाद किया था। इस जवाब से पैदा हो सकने वाले संकट को ताड़ते हुए जोशी जी ने बीच में ही टोक दिया, रामराज्य आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यह जवाब आते आते देर हो चुकी थी। हिंदुस्तान के तख्त ताऊस पर बैठे नरेश और न्यायाधीश की भूमिका एक साथ निभा रहे धृतराष्ट्र ने आडवाणी से पूछ लिया, इस रामराज्य में किसके किसके लिए जगह होगी? क्या सुधा भारद्वाज को इस रामराज्य में न्याय मिलेगा? क्या वरवर राव, सोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, हैनी बाबू आदि को इसमें रहने की छूट मिलेगी? डॉक्टर कफील खान जेल में क्यों है? भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर को कब तक दरबदर किया जाएगा? महाराज अचानक से खान मार्केट गैंग की भाषा बोलने लगे थे। सभा में तनाव फैल गया। आडवाणी जी हकलाने लगे। जोशी जी ने हस्तक्षेप किया, एक बार डंकापति अयोध्या से लौट आएंगे तब आपको सही सही जानकारी दी जा सकती है। इस जवाब पर थोड़ा अनिश्चय वाले भाव के साथ धृतराष्ट्र फिर से संजय की ओर मुखातिब हुए। ताजा सूरत हाल क्या है संजय अयोध्या में? इस मौके पर संजय ने लगभग सनसनाती हुई ब्रेकिंग न्यूज सभा में ब्रेक की। महाराज, एक एंकर ने प्रभु को बच्चा और डंकापति को उनका मार्गदर्शक बना दिया। यह सुनकर सभा के साथ ही दृष्टिहीन धृतराष्ट्र के अंदर भी सनसनी फैल गई। यह क्या अनर्थ हुआ? धृतराष्ट्र ने चित्त को सहेज कर फिर से पूछा, एंकर माने पत्रकार ही ना? जी महाराज, पत्रकार भी कह सकते हैं। संजय ने शंका का समाधान किया। महाराज और आडवाणी समेत सबकी इच्छा घटना के विस्तार में जाने की थी, सो संजय ने आंखों देखा हाल सुनाना शुरू किया। ट्विटर नाम की एक चिड़िया है, वहां रजत शर्मा नाम के एक एंकर कम पत्रकार ने बालक प्रभु की उंगली डंकापति के हाथों में पकड़ा दी है।
इस दुष्कर्म से समूचे जम्बू द्वीप में कुकुर झौं मच गई है। प्रभु डंकापति को रास्ता दिखाएंगे कि डंकापति प्रभु को? यह कहकर संजय ने चुप्पी साध ली। महाराज ने लहजा कड़क करते हुए पूछा, यह किसकी हिमाकत हो सकती है? संजय ने अपने तार बेतार संपर्क के सहारे पता किया और सभा को जानकारी दी कि संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सर्वप्रथम यह फोटो कुछ खास लोगों को व्हाट्सएप पर भेजी थी। महाराज गरजे, तो संघ वाले अब खुद को प्रभु से भी ऊपर समझने लगे हैं। और यह व्हाट्सएप क्या भला है? संजय बोले, महाराज यही आज का गुरुकुल है। जम्बूद्वीप की समस्त युवा पीढ़ी यहीं पर उच्च शिक्षा ग्रहण करती है। महाराज का बिगड़ता स्वाद देखकर आडवाणी जी ने बात को घुमाया। संजय भाई, जरा देखिए अयोध्या में कुछ नया हुआ क्या? आडवाणी की उस उत्कंठा के पीछे उनकी अंतर्वेदना की झलक भी मिल रही थी कि अयोध्या में उन्हें भी याद करने वाला कोई है या सब ने एक ओर से उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया है। संजय बोले, सरसंघचालक मोहन भागवत जी का संबोधन शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं, यह आनंद का क्षण है, चौतरफा आनंद ही आनंद है। एक बार मंदिर बन जाए तो भारत भूमि से सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाएं। पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है, सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। धृतराष्ट्र ने इस मौके पर फिर से टोका, क्या यह सच है? हजारों लोग कोरोना की चपेट में मर रहे हैं, नौकरी गंवा रहे हैं। 3 महीने पहले लाखों लाख लोग पैदल ही अपने घरों को लौट गए थे। उन सब की रोजी रोटी क्या सेट हो चुकी है? महाराज के इस अनपेक्षित अर्बन नक्सल रवैये से जोशी जी की भ्रुकुटियां तन गई, लेकिन आडवाणी जी अयोध्या से टलने को तैयार नहीं थे। उनको अभी भी आशा थी कि प्रधानमंत्री का पद न सही, राष्ट्रपति का भी न सही, एक अदद अयोध्या में जिक्र खास ही मिल जाए। अगले ही पल संजय ने उनकी इस दबी हुई अभिलाषा को पूरा कर दिया। संजय क्षितिज की ओर देखते हुए बोले, भागवत जी आडवाणी जी को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके रथ की सवारी न मिली होती तो हम सब अयोध्या कैसे पहुंचते। ऐसा भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। यह सुनते ही आडवाणी जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा फूट पड़ी। सभा में कोलाहल मच गया। लोग आडवाणी जी को चुप कराने को लपके। धृतराष्ट्र को कुछ दिखा नहीं, इसलिए वो हवा में ही आडवाणी जी के आंसू पोंछने का उपक्रम करने लगे। कोलाहल मंद पड़ा। इस बार धृतराष्ट्र संजय से थोड़ा एंग्री होकर बोले, यह भी कोई बताने वाली बात थी? बताओ, आडवाणी जी को रोना आ गया। अच्छा ये बताओ। जी महाराज, संजय थोड़ा गिल्ट भाव के साथ बोले, तुम्हारी बातें सुनकर जी घबरा रहा है। अच्छा, डंकापति इस समय क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने अपने मन की बात बताई। वो अब माइक की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक कदम में हजारों हाथियों का मतवालापन दिख रहा है। उनका संबोधन किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। संजय ने प्रोटोकॉल फिर से मेंटेन करते हुए कहा, सियावर रामचंद्र की। संजय के मुख से यह सुनते ही सभा में असहजता फैल गई। आडवाणी, जोशी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए और तत्काल ही दोनों ने धृतराष्ट्र से विदा मांग ली। धृतराष्ट्र इस औचक कदम को समझ नहीं पाए। बहरहाल दोनों को विदा कर एक बार फिर से वो संजय से मुखातिब हुए। हुआ क्या संजय? डंकापति के भाषण से पहले ही ये दोनों क्यों निकल लिए? संजय ने कहा, महाराज 2014 के बाद से ही दोनों का फजीता हो रखा है। पिछले चुनाव में दोनों का टिकट भी काट दिया डंकापति ने। अब ले देकर दोनों को एक ही उम्मीद बची है, जिंदगी के साथ लटियन दिल्ली में एक अदद बंगला और जिंदगी के बाद यमुना के किनारे एक खूबसूरत मकबरा।
यहाँ अगर दोनों के मुंह से कुछ कच्ची पक्की निकल गई और डंकापति को पता चल गया कि दोनों का उठना बैठना आपके महफिल में है, तो उन्हें इस लाभ से भी वंचित कर देंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आंखों में चमक तो नहीं जगी, लेकिन दिमाग में ज़रूर कुछ कौंधा। उन्होंने संजय से पूछा, अच्छा बताओ, कोरोना का क्या माहौल है अयोध्या में? संजय थोड़ा लटपटाए, खुद को एकाग्र किया और फिर क्षितिज की ओर शून्य में ध्यान मग्न होकर देखने लगे। वहां से खबरों को समेटकर फिर से वर्तमान में लौटे और बोले, महाराज, डंकापति को छोड़कर सब ने कोरोना को उसकी औकात दिखा दी है। बाबा रामदेव ने तो बिना मास्क लगाए पूरा मजमा ही लगा दिया। जो भी इस भारत में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अतिक्रमण हुआ है, उसका ये अंत होगा और अब भारत में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक नया सांस्कृतिक सृजन भी होगा। आकाश में तेरा सूरज को खाना लेके शिव रूप आना, गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। मंच पर आसीन भागवत जी, योगी जी, तमाम संत शिरोमणि नाक के नीचे मास्क लटकाए दिख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इन सब के माथे पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी होती तो आज हमारे चैनल वाले क्या कर रहे होते। महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने पूछा, मास्क नहीं लगाने से क्या होता है संजय? संजय ने सकुचाते हुए कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ़। विद्वानों का कहना है कि मुंह के नीचे मास्क लगाना ऐसा ही है जैसे जेब में कॉन्डोम रखकर सेक्स करना और ये मान लेना कि परिवार नियोजन हो गया। इस मौके पर महाराज के तेज गर्जन से सभा हिल गई। संजय, तुम अश्लील हो चुके हो, हमसे मजाक कर रहे हो, ऊपर से हमें तस्वीर दिखा रहे हो, तुम्हें पता है कि हम दृष्टिहीन हैं। इस गलती पर संजय के प्राण सूख गए। कांपते पैर और हाँफते हृदय के साथ संजय महाराज के श्री चरणों में साष्टांग लेट गए। महाराज ने माफ़ी देकर सभा विसर्जित की और अपने अंतःपुर में लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद का अगला हिस्सा अगले हफ्ते। अब हम आपको लिए चलते हैं खबरिया चैनलों की बजबजाती दुनिया में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत चैनल के एंकराओं के लिए दुधारू गाय बन गया है। जिससे जितना बन रहा है वह उतना दूह रहा है। रिपब्लिक भारत के इस रिपोर्टर ने अपना कॉमन सेंस गिरवी रखकर सुशांत के बॉडीगार्ड का पूरा इंटरव्यू कर डाला। आपको क्या लगता है पिताजी ने जो आरोप लगाया है सही है? आप क्या जानते हैं रिया चक्रवर्ती? 15 करोड़ गबन का आरोप लगा है। आपको ऐसा एहसास होता है कि फिजूल खर्ची कभी होती थी वहाँ पर, क्योंकि आप तो घर के स्टाफ थे? आपको क्या लगता है कि रिया ने सुशांत को बिल्कुल अपने कब्जे में कर परिवार वालों से दूर कर दिया था? सुशांत राजपूत को बिल्कुल मनी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया। इलाज के नाम पर ओवरडोज भी दिया जाता था उनको, मेडिसिन काफ़ी दिए जाते थे। ये क्या चक्कर है? कि क्या आपको लगता है कि उन्हें छोड़ के जाना चाहिए था रिया चक्रवर्ती को? उनको क्या लगता है स्लीपिंग पिल्स दे दिया जाता? कौन सुपरस्टार अपने गार्ड के साथ अय्याशी की बातें साझा करता है? कौन आदमी अपने गार्ड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड की बातें साझा करता है? और कौन स्टार अपने बैंक अकाउंट की डिटेल अपने बॉडीगार्ड के साथ साझा करता है? रिपब्लिक भारत का अपना IQ लेवल इतना ही है जो वह अपने दर्शकों को परोस रहा है। मौत को नौटंकी बनाना हो तो ABP न्यूज़ से संपर्क कीजिए। इनके पास तमाम रेडीमेड एक्टर आए हैं जो किसी की मौत पर भद्दी एक्टिंग करने को तैयार रहते हैं। पहले ये वाला वीडियो देखिए। हम दोनों ना बॉलीवुड में एक दिन एक साथ चमकेंगे। गुग्गू, तेरे सपने भी ना तेरी तरह क्यूट है। सुकून चाहिए? कितना सुकून चाहिए? हाँ? जस्ट लीव मी अलोन। क्यों अलोन? रिश्तों की डोर में उलझा सुशांत, प्रेम रोग। और साथ में ये वाला भी देख लीजिए। तो फांसी के बाद कोई जैसे आपका एक कोई मटेरियल है जिसको हमने लाइसेंस के लिए यूज करा फांसी में, तो जब फांसी लगती है तो नॉर्मली किस तरह से फांसी लगती है आप देखेंगे, यानी कि सारा वेट इस तरह रहता है, सारा वेट इस तरह रहता है। पीछे बी शेप या यू शेप लाइसेंस बनेगा। बी शेप बनता है नॉर्मली। बी शेप में कि यहाँ से लेके पूरा क्लियर मार्केशन होगा और पीछे बिकॉज जगह नहीं इंटरकल करने की, तो इसलिए यहाँ पे गैप खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से जो नीचे हमारा वेंट पाइप होता है वो कंप्रेस हो जाता है। उसको कंप्रेस होने की वजह से जो एयर सप्लाई है लंग्स की वो खत्म हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर, उसका कार्डियक फेलियर के बाद सडन डेथ हो जाती है। इनकी माने तो इनके यहाँ असली डॉक्टर नकली पोस्टमार्टम करने के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। साथ में गले की नाप, फांसी का फंदा ये घर से बना कर लाते हैं।
यह शो देखने के बाद आपका औसात ज़्यादा न बढ़ पाए, उसके लिए एक ही उपाय है कि आप स्वयं इन खबरिया चैनलों को फांसी दे दें। बात इतनी भर नहीं है, अगर किसी की मौत में बंगाल और काला जादू भी जोड़ दिया जाए तो कहानी भरोसे के लायक हो जाती है। इस चैनल का तो यही मानना है। रिया पर काला जादू करने का आरोप सुशांत की बहन लगा चुकी है। अब जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उस हिसाब से भी देखिए कि किस तरीके से 3 बार खाते से पैसे निकाले गए हैं और तीनों बार कहां गए? पूजा सामग्री के लिए इन पैसों का इस्तेमाल हुआ। पंडित को भी पैसे दिए गए। पिछले साल जुलाई और अगस्त का महीना था जिस दौरान ये पूजा हुई और फिर पैसे निकाले गए, ट्रांजैक्शंस हुई और ये सारी डिटेल्स उस सबूत का काम करेंगी। वो आरोप जो कि सुशांत की बहन बार-बार कह रही थी। 90 दिनों में सुशांत के बैंक बैलेंस से 4.5 लाख के करीब पैसा निकाल लिया गया। रिया के भाई शौविक और दोनों को पूछताछ के लिए भी समन जारी कर सकती है ईडी, लेकिन बड़ा सवाल है कि रिया है कहां? बार-बार रिया को खोजने की कोशिश हो रही है। खबर ये भी आ रही थी कि अब लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आरोप परिवार लगा रहा है वो अब उन तमाम डिटेल से खुलासा हो रहा है। वो ट्रांजैक्शंस जिस तरीके से हुई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि पुजारी को पैसे दिए गए, पूजा के लिए पैसे दिए गए। यानी बैंक से पैसा निकला और घर में पूजा पाठ हुआ, तो दोनों चीजों का निष्कर्ष सिर्फ एक ही हो सकता है कि सुशांत के ऊपर काला जादू किया गया है ना, शर्लक होम्स के लेवल का इन्वेस्टिगेशन। और अब वक्त हो चला है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी पर शाया हुई। यह रिपोर्ट लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर हुए शक्तिशाली विस्फोट की पड़ताल करती है। यह हमें बताती है कि विस्फोट की वजहें क्या रही और इसके चलते किस तरह का नुकसान हुआ है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी घरों के शीशे और खिड़कियां टूट गई हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस शक्तिशाली धमाके में कम से कम 70 लोगों की जान गई और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, उस धमाके के केंद्र में एक वेयर हाउस है। बताया जा रहा है कि इस वेयर हाउस में पिछले 6 साल से जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जमा था, जिसमें धमाका हो गया। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इसे एक खतरनाक वेयर हाउस बताया है जो वहां 2014 से बना हुआ था। उन्होंने इसे प्रलयंकारी घटना बताया और कहा कि जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने कहा है कि इस बात को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आखिर कैसे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वहां असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज़ साइप्रस तक में सुनाई दी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में newslaundry.com को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से चलने वाले संस्थान हैं। आपके सब्सक्रिप्शन का ही हमें सहारा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से न्यूज़ चैनलों ने लगातार 24 घंटे पूरे टाइम अयोध्या को फोकस किया, अयोध्या की खबरें दिखाई। इसके अलावा बाकी जो खबरें थी वो पूरी तरह से मीडिया से गायब रही, न्यूज़ चैनलों से गायब रही। इसकी वजह यह है कि चैनलों में जो खबरों की प्रायोरिटी है वो पूरी तरह से मिसप्लेस्ड है, और इसकी वजह यह है क्योंकि उनका एक हद से ज़्यादा विज्ञापन पर उनकी निर्भरता है, सरकारों पर उनकी निर्भरता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड किसी चैनल को, किसी मीडिया संस्थान को अपना समर्थन दें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।